हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एनई कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग बिहार बोर्ड 2027 के लिए अलग अलग विषय का हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे, जिसमें से हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, इसका आज पहला लेक्चर है। तो यहाँ से हम लोग अपना 2027 बोर्ड के लिए तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो आज का हम लोगों का जो चैप्टर है उसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। लेक्चर नंबर 1 है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या है कार्बन एवं उसके यौगिक से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें बोला गया है क्या है टॉपिक कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, ये हमारा क्या है चैप्टर का नाम है। और उसमें से सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे तो कार्बन के बारे में जानेंगे समझेंगे। तो सभी बच्चों को पता है कि पीरियोडिक टेबल में सभी बच्चों को पता है कि पीरियोडिक टेबल में जो कार्बन है जिसका परमाणु संख्या कितना होता है 6 होता है। ठीक है, कार्बन जिसका परमाणु संख्या 6 होता है, तो जिसका संकेत सी होता है। तो इसी के बारे में हम लोगों को डिटेल्स में पढ़ना है और उससे रिलेटेड हम लोगों को क्या उसके सारे कंपाउंड्स को भी देखना है जो हमारा 10th के सिलेबस में है। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग कार्बन को पहचानेंगे, उसके बाद फिर कार्बन के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए कार्बन का परिचय में कार्बन क्या है। तो सबसे पहले तो कार्बन जो है वो एक तत्व है। कार्बन क्या है तो सबसे पहले एक क्या है वो तत्व है। और तत्व में कैसा तत्व है तो अधातु है। कार्बन क्या है एक तत्व है और तत्व में कैसा तत्व है तो अधातु है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि कार्बन एक अधातु तत्व है। ठीक है, यानी कार्बन क्या है आपका अधातु तत्व है। यानी कार्बन एक तत्व है और कैसा है तो अधातु है। इसका जो रासायनिक प्रतीक होता है यानी कार्बन को जो हम लोग लिखते हैं उसका सिंबल यानी उसका चिन्ह जो होता है उसको क्या चीज़ से हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और कार्बन का जो परमाणु संख्या है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना है तो 6 है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना है 6 है। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कार्बन का परमाणु संख्या कितना तो 6 है। अगला सवाल है हम लोगों का क्या परमाणु द्रव्यमान। तो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है तो 12 यू या 12 AMU बोलिए, या हम लोग सिंपली इसको क्या कहते थे 12। सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि जो परमाणु संख्या होता है वो किस पे बेस्ड होता है तो नंबर ऑफ परमाणु संख्या जो होता है वो किस पे होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे होता है, यानी उसमें जितने भी प्रोटॉनों की संख्या होगी। ठीक है, प्रोटॉन्स कर दीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि उसमें जितने भी क्या है प्रोटॉन्स की संख्या होगी उसका उतना ही क्या होता है परमाणु संख्या होता है। अगला है पूछा है परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान 12 है। तो हम लोग जानते हैं जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं उसको, जो होता है वो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ क्या बोलिए प्रोटॉन, यानी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर होता है। तो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है तो 12 है। आगे देखेंगे तो कार्बन पृथ्वी पर तथा जीवों में अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। कार्बन जो है पृथ्वी पर पाया जाता है, ठीक है, भूपट्टी में, और जीवों में भी कार्बन पाया जाता है। तो इसीलिए कार्बन एक क्या है महत्वपूर्ण तत्व है सभी मानव जीवन के लिए भी, जानवरों के लिए भी, और इस पृथ्वी के लिए भी। सभी कार्बनिक यौगिकों का आधार क्या है कार्बन ही है। यानी जितने भी कार्बनिक कंपाउंड होंगे, यानी जितने भी कार्बनिक यौगिक होंगे उसका जो मुख्य तत्व है यानी उसका जो आधार है वो कौन है तो कार्बन ही है। यानी सभी कार्बनिक यौगिक के, ठीक है, जो सभी कार्बनिक यौगिक के जो आधार है वो कौन है कार्बन है। अब कार्बन के ब्रांच को ही हम लोग अलग से केमिस्ट्री में एक ब्रांच बना देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बनिक रसायन, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कार्बन और कार्बन से रिलेटेड जो कंपाउंड्स पढ़ते हैं हम लोग उसके लिए हम लोग केमिस्ट्री में एक अलग से ब्रांच बना दिए जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ज़्यादातर कार्बन और कार्बन से रिलेटेड तत्वों को और कार्बन से जुड़े हुए जो तत्व होते हैं उनसे मिला करके जो कंपाउंड्स बनते हैं उसको हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये हमारा क्या था कार्बन का इंट्रोडक्शन था। और भी है कुछ चीज़ और भी कार्बन के बारे में हम लोगों को जानना चाहिए।
जैसे कार्बन जो है प्रकृति में क्या है, कार्बन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं जनरली। कार्बन के कितने समस्थानिक पाए जाते हैं, तो 3। जैसे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो इसमें से पहले आपको पता होना चाहिए कि समस्थानिक किसे कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि समस्थानिक किसे कहते हैं। तो समस्थानिक उसको कहते हैं जिसका परमाणु संख्या समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो समस्थानिक आपको आना चाहिए। जिसका क्या होगा, समस्थानिक किसे कहते हैं, तो जिसका क्या रहता है, एटॉमिक, एटॉमिक, ठीक है, एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या क्या रहता है, समान। समान मतलब एक जैसा, यानी परमाणु, परमाणु संख्या समान होगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसी में कार्बन के 3 क्या है, समस्थानिक है। कार्बन 12 यानी कि परमाणु संख्या 6 और परमाणु द्रव्यमान 12। कार्बन 13, परमाणु संख्या 6, परमाणु द्रव्यमान 13। कार्बन क्या है, 14, जिसमें परमाणु संख्या उसका 6 ही होगा और परमाणु द्रव्यमान 14 होगा। ठीक, तो द्रव्यमान संख्या यहाँ लिखा हुआ है। अब कार्बन 12 की क्या विशेषता है, कुछ विशेषता भी जान लो। तो उसमें क्या है, सर्वाधिक पाया जाता है, यानी सबसे ज्यादा जो पाया जाता है पृथ्वी पे, ठीक है, वो क्या पाया जाता है, कार्बन 12 वाला कार्बन पाया जाता है। इसलिए हम लोग जनरली कार्बन का क्या है, 12 वाला को ही ज्यादा पढ़ते हैं। उसके बाद कार्बन 13 जिसका द्रव्यमान संख्या कितना है, 13 है। ये क्या है, स्टेबल है लेकिन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। और कार्बन 14 जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 14 है। तो इसके क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, रेडियोधर्मी, यानी इसमें क्या होता है, विकिरण, रेडिएशन, ठीक है, निकलता है, उसी को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इसका यूज होता है कार्बन 14 का। देखिए कार्बन 14 का उपयोग वस्तुओं की क्या ज्ञात करने में, आयु, एज ज्ञात करने में। जो पुराने चीज है, ठीक है, पुराने चीजों का जो हम लोग उम्र पता करते हैं, एज पता करते हैं, हजारों साल पुराना, तो उनको हम लोग कहते हैं कार्बन डेटिंग भी कहते हैं, कार्बन डेटिंग कहते हैं। ठीक है, यानी उससे हम लोग क्या करते हैं, एज प्राप्त करते हैं। यानी क्या होता है कि अगर कोई भी जीव है तो उसमें क्या पाया जाता है, कार्बन 14 पाया जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन समय के साथ साथ वो कार्बन क्या हो जाता है, समय के साथ साथ कार्बन रेडियो एक्टिव होने के कारण उसमें क्षय होता है। क्षय मतलब कम होते रहता है। तो जितना समय में वो कम होता है उस हिसाब से उसका हम लोग क्या कर लेते हैं, एज निकाल लेते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, कार्बन डेटिंग कहते हैं। ये एक प्रोसेस है क्या निकालने के, पुराने वस्तुओं का क्या निकालना, एज निकालने का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कार्बन का परिचय ही अभी चल रहा है हम लोगों का। कार्बन को पहले जब तक हम पूरे तरह से नहीं जानेंगे तब तक हम लोगों का कार्बन को समझना और कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स को बनाना हम लोगों के लिए आसान नहीं रहेगा। तो पहले हम लोग कार्बन को अच्छे तरह से समझ लेंगे, और अच्छे तरह से समझ लेंगे तो कार्बन हमारा क्या होगा कि पहचान में आ जाएगा, और पहचान में आ जाएगा तो हमको आगे समझने में, आगे पढ़ने में आसान हो जाएगा। तो देखिए कार्बन में जो उसकी परमाणु संख्या है, तो टोटल परमाणु संख्या उसका क्या है, तो 6 है। तो इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है, 6 है। यानी कि आप जानते हैं अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है, किसी भी तत्व पे अगर कोई चार्ज नहीं है, तो अगर चार्ज नहीं है तो उस पर क्या होता है, चार्ज अगर नहीं रहता है तो उसका परमाणु संख्या जितना होता है उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतना ही होती है। यानी कि अगर किसी भी एटम के ऊपर में चार्ज नहीं है, तो अगर किसी भी एटम के ऊपर में अगर चार्ज नहीं है तो उसका जितना परमाणु संख्या होता है तो उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन रहता है। यानी कोई भी अगर परमाणु में चार्ज नहीं है तो चार्ज नहीं रहने से क्या हो जाता है, उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु संख्या क्या होता है, समान होता है। तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो क्या है, 2 4, यानी ये के है, ये एल है। ठीक है, तो पहला वाला जो इसका कक्षा है के, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितना हो सकता है, 2। किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है पता है, क्या है, तो 2n²। अगर कक्षा 1 होगा तो उसमें क्या होगा, 2 × 1 का स्क्वायर इजिकल टू 2 × 1 इजिकल टू 2। अगर कक्षा 2 होगा तो क्या होगा, 2 × 2 का स्क्वायर इजिकल टू 2 × 4 इजिकल टू 8। इसी तरह अगर कक्षा 3 होगा तो 2 × 3 का स्क्वायर इजिकल टू 2 ×
9 इजुकल टू 18। ठीक है, और पहला कक्षा को हम लोग के नाम देते हैं, दूसरा को हम लोग क्या देते हैं एल, तीसरा को क्या देते हैं एम, इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसका 6 ही इलेक्ट्रॉन है और पहला में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आएगा तो 2, तो इसीलिए पहला में 2। उसके बाद एल है, एल में कितना इलेक्ट्रॉन है 4। ठीक है, यहाँ पे तो कितना हो गया 2 4 इसका, किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसका आपका कार्बन का। तो यही लिखा हुआ है देखिए, के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और एल कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो इससे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा 2 4। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना कार्बन की संयोजकता। ये सारा चीज अभी हम लोगों का कौन सा टॉपिक चल रहा है, कार्बन का परिचय ही। अभी हम लोग कार्बन को ही अभी समझ रहे हैं, कार्बन को ही पहचान रहे हैं कि कार्बन कैसा है, कार्बन के अंदर क्या क्या गुण है, क्या नेचर है, सारा चीजों को हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए कार्बन की संयोजकता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं वैलेंसी ऑफ कार्बन। वैलेंसी का मतलब होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन उनके जो बाहरी कक्षा में, जैसे यहाँ पे उनका बाहरी कक्षा ये था आपका एल, तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 4। अब इस 4 इलेक्ट्रॉन का में से वो कितना इलेक्ट्रॉन को ले सकता है या दे सकता है, उसी के आधार पर उसकी क्या होती है संयोजकता होती है। यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के शेयर करने का या इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, बाहरी कक्षा में जितने होते हैं उसी आधार पर हम लोग क्या कहते हैं संयोजकता कहते हैं। तो देखिए बाह्य कक्षा में इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है 4 है, इसलिए जिसका 4 बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है उसको अगर ऑक्टेट पूरा करना है, अपने लास्ट में अगर 8 कक्षा, लास्ट वाली कक्षा में अगर 8 पूरा करना है तो उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। या इसको 4 रिमूव भी कर सकता है, लेकिन यह करेगा नहीं, रिमूव नहीं करेगा, या 4 इसको कोई देगा नहीं कार्बन को। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि अगर 8 करना है तो या तो इसको क्या कर सकता है 4 ले सकता है या 4 दे सकता है, लेकिन अब क्या कंडीशन होगा उसको आगे समझेंगे हम लोग। तो यानी कम से कम उसको ऑक्टेट पूरा करना है, और ऑक्टेट पूरा करने से ही रिलेटेड क्या हो जाता है हम लोगों का संयोजकता। कहीं कहीं डुएट रूल होता है, तो डुएट रूल अभी नहीं है, यहाँ पे हम लोग ऑक्टेट रूल को ही देखेंगे। तो देखिए इसलिए उसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2 4 है तो इसलिए बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा इसकी संयोजकता कितना है 4 है। तो देखिए इसी कारण कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं चतुस्संयोजक कहते हैं। क्या कह देते हैं इसको चतुस्संयोजक तत्व कह देते हैं। चतुस्संयोजक का मतलब होता है टेट्रावैलेंस, टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है 4 संयोजकता, टेट्रा का मतलब होता है 4, चतुष का मतलब होता है 4, तो चतुस्संयोजक का मतलब क्या हो गया, यानी कि 4 वैलेंसी होता है। 4 वैलेंसी का मतलब होता है इसका 4 इलेक्ट्रॉन क्या है आपका या तो शेयरिंग में काम आ सकता है या तो ट्रांसफर में काम आ सकता है। अब किस में काम आएगा, किसके अंदर क्या नेचर है वो देखेंगे। तो देखिए कार्बन जो है, कार्बन के बाहरी ऑर्बिट में जो हम लोग देखे यानी कक्षा में देखे कितना इलेक्ट्रॉन था 4 इलेक्ट्रॉन था। अब 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे करके उतना ज्यादा नेगेटिव क्या हो सकता है नहीं, मतलब उतना 4 इलेक्ट्रॉन दे करके उतना ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं हो सकता है, और 4 इलेक्ट्रॉन ले करके उतना ज्यादा नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे है उसको हम लोग आगे अभी समझेंगे। ठीक है, कि कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है उसको हम लोग फिर आगे देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ संयोजकता ही देख रहे थे इसलिए हम लोग यहाँ पे संयोजकता देख करके आगे बढ़ेंगे, फिर कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है ले सकता है उसको आगे देखेंगे अभी हम लोग। तो देखिए तो कार्बन जनरली क्या करता है ना इलेक्ट्रॉन 4 दे सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि उसका न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा कि जितना प्रोटॉन है उससे क्या हो जाएगा कि उनका कंट्रोल नहीं होगा। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसके ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और नाभिक में तो कितना होगा 6 ही प्रोटॉन रहेगा ना। या अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा सिर्फ 2 बचेगा, लेकिन नाभिक में कितना हो जाएगा 6 प्रोटॉन ही रहेगा। तो ऐसा बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, इसको और आगे देखेंगे हम लोग डिटेल्स में। इसीलिए वो क्या करता है सहसंयोजी आवरण बनाता है। सहसंयोजी आवरण बनाने का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे से क्या करते हैं, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर लेते हैं शेयरिंग करके काम चलाते हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं सहसंयोजक बंधन, यानी कि कार्बन प्राय सहसंयोजक बंधन। ठीक है, अभी नहीं लिखना है, घर में जाकर के लिख लेना। ध्यान दो, कार्बन क्या बनाता है सहसंयोजक बंधन बनाता है। कार्बन क्या बनाता है सहसंयोजक बंधन बनाता है, यानी कार्बन प्राय सहसंयोजक बंधन यानी कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवलेंट का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके, माने ये एक इलेक्ट्रॉन है इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है। चलिए इसमें हम आसानी से आपको हाइड्रोजन का पहले समझा देते हैं फिर बाद में कार्बन का समझाएंगे। देखिए हाइड्रोजन है,
देखिए हाइड्रोजन का बाहरी ऑर्बिट पे एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा भी एक हाइड्रोजन है, इसका भी बाहरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन ड्यूएट रूल को फॉलो करता है, यानी उसके बाहरी कक्षा में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये पहला कक्षा है तो पहला कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये देखिए इसका भी ये एक दूसरे को क्या करके शेयरिंग करके, ठीक है, दोनों अपना क्या करेगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर लेगा। यानी कि देखिए इस वाले घेरा में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इस वाले घेरा में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इससे क्या हो जाता है, इस वाले हाइड्रोजन का क्या पूरा हो जाता है अपना ड्यूएट, और इस वाले हाइड्रोजन का सेम। इसी तरह से मानिए कार्बन के बीच में यहाँ ये लोग 3-3 का शेयरिंग कर रहा है मान लीजिए, और यहाँ एक हाइड्रोजन है ये 1-1 का शेयरिंग करेगा मान लीजिए। तो देखिए ये हाइड्रोजन ऐसे करके इसका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इस हाइड्रोजन का भी ऐसे करके 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इस कार्बन को कितना चाहिए, टोटल 4 है और उसको 4 और चाहिए, तो टोटल कितना 8। तो देखिए यहां से ऐसे करके हो जाएगा 8, देखिए 2 और 6 8। अब इसका कितना हो जाएगा, ऐसे करके देखिए 6 और 2 8। इसको अगर हम लोग बॉन्ड बनाएंगे तो ऐसे बनाते हैं, देखिए ऐसे, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में यहाँ एक बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड, 3 बॉन्ड, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड। ये सब अपने अपने को क्या कर लेगा, अपना अपना जो बाहरी कक्षा को पूरा करना होता है, बाहरी कक्षा को पूरा करना होता है उसको अपना क्या कर लेगा, बाहरी कक्षा को पूरा कर लेगा। इसी तरह से अभी हम लोग बॉन्ड भी बनाना सीखेंगे। इसी तरह से सहसंयोजी आवरण बोलते हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए सहसंयोजी आवरण, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन यानी एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का अगर शेयरिंग होता है तो उसको एकल आवरण बोलेंगे। 2-2 इलेक्ट्रॉन यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन का अगर शेयरिंग होगा तो डबल बॉन्ड बोलेंगे, यानी द्विआवन बोलेंगे। अगर 3-3 इलेक्ट्रॉन यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का अगर शेयरिंग होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिआवन। जैसे यहाँ 3-3 6 का ये हुआ, 3-3 6 का शेयरिंग हुआ, तो इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, यानी त्रिआवन बोलते हैं। ठीक है, तो यही चीज है। तो ये बोलता है कि कार्बन में सहसंयोजी आवरण का गुण होता है, कार्बन सहसंयोजी आवरण बनाता है, यानी शेयरिंग, यानी एक इलेक्ट्रॉन को दोनों आदमी काम चला सकता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं। तो ये कार्बन प्राय क्या है, सहसंयोजक बंधन, यानी कोवैलेंट बॉन्ड। यानी आपको तो पता है कि तीसरा चैप्टर में आप लोग पढ़े हैं आयोनिक बंधन, ठीक है, आयोनिक बंधन पढ़े हैं, यानी आयोनिक बॉन्ड पढ़े हैं। और यहाँ पे हम लोग, क्योंकि वहाँ पे धातु और अधातु में आयोनिक बंधन बना था, यहाँ पे कार्बन अधातु है और जनरली कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन भी क्या है, अधातु है। तो जनरली इन दोनों के बीच में, दोनों अधातु अधातु के बीच में जो बंधन यहाँ पे बन रहा है वो कैसा बंधन बना है, तो सहसंयोजी आवरण बोलिए या बंधन बोलिए। आवरण भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है, कहीं बंधन भी लिखा हुआ रहता है, कहीं बंध भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, साझाकरण। साझाकरण मतलब शेयरिंग, यानी दोनों का काम आता है, इसी को क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन का साझाकरण। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए मीथेन, इथेन, आपको हम मीथेन का स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। जैसे मीथेन CH4 है, यानी एक कार्बन का मान लिया 4 इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी ऑर्बिट में, संयुक्ता भी 4 है, और 4 हाइड्रोजन है। तो मान लीजिए हाइड्रोजन को हम ऐसे थोड़ा सा समझने के लिए बना दिए, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को तो कितना बाहरी ऑर्बिट में चाहिए, 2। तो देखिए हाइड्रोजन का 2-2-2-2 करके सबका हो गया। कार्बन का कितना चाहिए, 8, तो उसके पास 4 था और 4 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन करके शेयरिंग हुआ उसका, तो कितना हो गया, 8 उसका भी हो गया। इसी तरह से CH4 मीथेन है। ठीक, इसी तरह से इथेन, आप लोग अपना कॉपी में इथेन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाना है, बना लीजिए। 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, 1 मिनट में बना करके सभी बच्चे दिखाइए। अपना कॉपी में आप लोग लिखिए, जो अभी यूट्यूब में देख रहे हैं बच्चा, वो क्या कीजिए, अपना कॉपी में बनाइए, फिर अभी आपको हम बताते हैं। और जो क्लास में बैठे हुए हैं वो बच्चे अपना क्लास में इसको बनाइए और बना के रखिए, और फिर अभी आपको हम देखेंगे कि आप कैसा बनाए स्ट्रक्चर। जल्दी बनाइए। इथेन का बनाना है, इथेन का C2H6 का बनाना है। इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है, या इस तरह का बना दीजिए या इस तरह का बना दीजिए, जैसा बनाना बनाइए। इथेन का स्ट्रक्चर बनाना है, तो देखिए कितना बच्चा बना सकते हैं अगर ये बनाना सीख जाएंगे, क्योंकि बना हुआ है, पूछा गया है बिहार बोर्ड में सवाल। हाइड्रोजन का पूछा गया है, ऑक्सीजन का पूछा गया है, मीथेन का पूछा गया है, CH4 वाला, ये वाला पूछा गया है। ठीक है, बिहार बोर्ड में। तो आप लोग पहले बिंदु संरचना वाला बना दीजिए, इसको कहते हैं बिंदु संरचना वाला। ठीक है, तो अलग अलग तरह का होता है, जैसे इस तरह से होता है, अलग अलग तरह का होता है।
तो हम लोग देखेंगे बाद में, लेकिन आप इसको बनाइए। चलिए, उम्मीद है सबका बन गया होगा। अगर जिनका नहीं बना है तो आप लोग आइए और देखिए यहाँ पे कि कैसे बनेगा। हमारे पास 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले कार्बन कार्बन को आप लिख दीजिए। ठीक है, कार्बन का टोटल कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन होता तो 4 तरफ उसका 4 इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए। लिख दिए। और हाइड्रोजन है 6, तो 6 में से 3 हाइड्रोजन इधर दे दीजिए, यहाँ पे 3 3, और इधर 3 हाइड्रोजन दे दीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन 6 है तो 1 हाइड्रोजन यहाँ दे दीजिए, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ, टोटल 6 हाइड्रोजन हो गया। अब देखिएगा, अगर हाइड्रोजन सबको अगर पूरा कीजिएगा तो देखिए हाइड्रोजन का तो अपना डुएट पूरा हो गया। अब अगर कार्बन का देखिएगा तो कार्बन का आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे करके पूरा हो गया, और इस कार्बन का यहाँ से ऐसे करके पूरा हो गया। अगर इसका स्ट्रक्चर को हम और बनाए तो ये ऐसे होता है। देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ता है, इस तरह से। इसको अगर और लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, CH3 और CH3, इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे। ये बिंदु संरचना है, ये अलग बॉन्ड बना करके है, ये एक खास फॉर्मूला है। इस तरह से आपको सब तरह इसका स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। मीथेन का भी आना चाहिए, इथेन का, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब भी आपको सिखाया जाएगा, आगे आएगा हम लोगों का ये सब चीज। तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। जो भी कोवैलेंट बॉन्ड में होगा, एकल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अभी आएगा, उसको हम समझाएंगे, तो वहां पे एक बार देख लीजिएगा, कम से कम आपको आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग अभी कोवैलेंट बॉन्ड देख रहे थे। अभी हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है कार्बन का, आज पहला लेक्चर है और उसमें हम लोगों का अभी कार्बन का परिचय चल रहा है, तो हम लोग कार्बन का परिचय को देख रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। बोला कार्बन की उपस्थिति, अभी देखिए कि हम लोग पृथ्वी में भी पाया जाता है, जीवों में भी कार्बन पाया जाता है, तो देखेंगे कहाँ कितनी उपस्थिति है कार्बन की। तो क्या है कार्बन की उपस्थिति? ठीक है, अकरेंस ऑफ कार्बन, यानी कार्बन भूपट्टी, भूपट्टी मतलब अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट का मतलब क्या? जमीन में। ठीक है, जमीन में। तो भूपट्टी में लगभग कार्बन कितना परसेंट पाया जाता है? 0.02%। ठीक है, मात्रा में पाया जाता है, यानी भूपट्टी में जो कार्बन लगभग कितना है? 0.02% मात्रा में पाया जाता है। और ये अगर कार्बन पाया जाएगा तो मुख्यतः किस रूप में? खनिज के रूप में। तो देखिए यह मुख्यतः खनिजों के रूप में उपस्थित रहता है। तो किन खनिजों के रूप में? जैसे कार्बोनेट के रूप में, हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब रूप में पाया जाता है। क्या? कार्बन। कहाँ पे पाया जाता है? कहाँ पे पाया जाता है ये सब रूप में? भूपट्टी में। भूपट्टी मतलब अर्थ क्रस्ट में, यानी जमीन के नीचे, खनिजों के रूप में हो चाहे कोयला या पेट्रोलियम के रूप में हो, इस तरह से पाया जाता है, यानी मुख्यतः खनिजों के रूप में उपस्थित रहता है। जैसे किस खनिज में? कार्बोनेट। जैसे एक खनिज अब मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3, तो इसमें भी कार्बन है। अब मानिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, देखिए यहाँ कार्बन है ना। ठीक है, तो इसी तरह से यानी जो कार्बोनेट जितने भी हैं उसमें कार्बन उपस्थित रहेगा। ठीक है, उसको अभी रहने दो, नहीं लिखो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? कोयला। ठीक, उसके बाद पेट्रोलियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट भी कहते हैं इसको। हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या नाम से जानते हैं? बाइकार्बोनेट के नाम से, क्योंकि हम लोग धातु अधातु में पढ़ चुके हैं, धातु अधातु में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, यूट्यूब में अभी नहीं उस सब लेक्चर को अपलोड किया गया है, और बाद में हम लोग पहला, दूसरा और तीसरा ये चैप्टर्स को भी हम लोग क्या करेंगे? बाद में अपलोड कर देंगे। अभी हम लोग 4 चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, तो 4 चैप्टर से देखेंगे। तो क्या हो गया? कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम इस रूप में पाया जाता है। कहाँ पे? तो भूपट्टी में। कौन? कार्बन। कितना परसेंट? 0.2% में। अगला देखेंगे हम लोग वायुमंडल में। वायुमंडल मतलब इस इन्वायरमेंट में, इस इन्वायरमेंट में कार्बन किस रूप में पाया जाता है और कितना पाया जाता है वो देखेंगे। तो देखिए वायुमंडल में जो कार्बन है लगभग कितना? 0.3%। समय के साथ साथ इसमें थोड़ा आजकल बदलाव हो रहा है, कहीं कहीं आपको 0.04% भी दिख सकता है किसी किसी किताब में, क्योंकि अभी वर्तमान समय में क्या क्या हो गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है पृथ्वी में। लेकिन अभी जो भी हम लोग पुराना डेटा के हिसाब से अगर चल रहेंगे तो हम लोग का 0.03% ही हम लोग पढ़तेंगे। ठीक है, तो वायुमंडल में कार्बन जो है कितना? 0.03% मात्रा में पाया जाता है। और वायुमंडल में जो मुख्यतः कार्बन जो पाया जाता है वो किस रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस के रूप में उपस्थिति रहता है। ठीक है, किस रूप में उपस्थित रहता है? CO2 के रूप में। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक है। सभी बच्चों को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की विधि से ही
क्या करता है, पेड़ पौधा अपना भोजन को क्या करता है, बनाता है या संश्लेषित करता है। आपको प्रकाश संश्लेषण ये सब पढ़ना है। कहाँ पे जा करके पढ़ना है, तो बायो में जा करके पढ़ना है, बायो में है आपको पढ़ना है वहाँ पे। तो CO2 प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण के विधि से ही क्या करता है, पेड़ पौधा अपना भोजन का क्या करता है, निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण से ही क्या करता है, अपना क्या है, भोजन का निर्माण करता है। कौन? पेड़ पौधे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण का कौन कौन कच्चा पदार्थ है। तो प्रकाश संश्लेषण का कौन कौन कच्चा पदार्थ है? सूर्य का प्रकाश, ठीक है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। ठीक है, तो इतना हो गया। अब बोला है कार्बन के अपरूप। कार्बन का अपरूप का मतलब है कार्बन अलग अलग रूप में मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन का अपरूप। ठीक है, अपरूप का मतलब हो गया गुण, रासायनिक गुण एक ही रहेगा, रासायनिक गुण एक जैसा रहेगा, लेकिन जो उसका ये है आपका जो भौतिक अवस्था यानी बाहर से वो जो दिखेगा आपको अलग अलग दिखेगा, बाहर से आपको अलग अलग दिखेगा, लेकिन जब उसको केमिकली रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन उसका क्या हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। यानी कि अपरूप जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एलोट्रॉफी कहते हैं। तो देखिए किसी तत्व के वे विधि, ठीक है, यानी कि किसी तत्व के विभिन्न रूप, विभिन्न रूप का मतलब हो गया अलग अलग रूप, ठीक है, जिनके भौतिक गुण अलग अलग होंगे। क्या अलग अलग होंगे? भौतिक गुण अलग अलग होंगे। भौतिक गुण का मतलब बाहरी बनावट, बाहरी स्ट्रक्चर, उसी को कहते हैं हम लोग भौतिक गुण। यानी कि क्या है, किसी तत्व के अलग अलग रूप में पाया जाएगा वो, लेकिन उसका क्या होगा, भौतिक गुण क्या होगा आपका, अलग अलग होगा, लेकिन रासायनिक गुण उसका क्या होगा, समान होगा। रासायनिक गुण क्या होगा उसका, समान होगा। तो उसका रासायनिक गुण समान होगा। ठीक है, उन्हें क्या है, उस तत्व का क्या कहते हैं हम लोग, अपरूप कहते हैं। अपरूप का मतलब क्या हो गया, एक ही, मान लीजिए एक ही तत्व का अलग अलग रूपों में मिलना, उसी को अपरूप कहते हैं। जिसका भौतिक गुण क्या होता है आपका, क्या होता है, भौतिक गुण अलग अलग होता है, लेकिन रासायनिक गुण क्या होता है, समान होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपरूप। तो आपके बुक में जो एनसीईआरटी में है वो हम लोगों को कार्बन का 3 अपरूप मुख्य पढ़ना है। कार्बन के प्रमुख अपरूप में से, कार्बन के प्रमुख अपरूप कौन कौन है जो हम लोगों को पढ़ना है, उसमें से ग्रेफाइट पढ़ना है, हीरा पढ़ना है और फ्लोरीन 60 पढ़ना है। हीरा पढ़ना है, ग्रेफाइट पढ़ना है, क्या पढ़ना है, फ्लोरीन 60 पढ़ना है। तो इसका 3 अपरूप है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बकमिनिस्टर फ्लोरीन भी कहते हैं, C60 बकमिनिस्टर फ्लोरीन भी कहते हैं। तो ये तीनों को थोड़ा सा हम लोगों को डिटेल्स में पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन 60 का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला है ग्रेफाइट, आपको सबको पता है कि पेंसिल जिसको हम लोग यूज करते हैं लिखने में, तो उसमें जो हम लोगों का जो लिखने में काम आता है वो कौन आता है, तो ग्रेफाइट ही काम आता है हम लोगों का लिखने में। तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु, यानी देखिए ग्रेफाइट में जो कार्बन परमाणु है, ग्रेफाइट में जो कार्बन पाया गया है, तो क्या है, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, 3 से। इस बात को ध्यान रखना। जब भी हम लोग हीरा पे जाएंगे तो फिर हीरा का अलग होगा, यहाँ ग्रेफाइट पर रहे हैं तो ग्रेफाइट का अलग स्ट्रक्चर है, इसीलिए ग्रेफाइट अलग तरह दिखता है, हीरा अलग तरह दिखता है, कोयला अलग तरह दिखता है। तो सबका दिखना अलग अलग क्यों है, उसका बनावट के आधार पर है, तो सब कार्बन से ही बना हुआ। तो ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन, यानी कि ग्रेफाइट का अगर एक कार्बन है, वो एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड। तो अभी तो वो सिर्फ 3 कार्बन से जुड़ा है, तो एक बॉन्ड का क्या होगा, तो वो भी देखेंगे हम लोग। तो देखिए ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से एक ही तत्व यानी एक ही प्लेन में जुड़ा होता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसका बनावट है। अभी आपको हम दिखा देते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक बार दिखा देंगे अभी ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। 3 बंध बनाने के बाद एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है, मुक्त का मतलब फ्री, ठीक है, मुक्त रहता है, जिसकी संयोजकता पूर्ण हो जा, क्या क्या है, मुक्त रहता है। और इसको क्या करना पड़ता है, इसको अपना संयोजकता पूरा करना रहता है। इससे क्या करता है, वो एक कार्बन दूसरे तल पे जाकर के दूसरे कार्बन से वहां पे जाकर के जुड़ता है। तो ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर परतों में व्यवस्थित होता है। पहले आपको हम इसका स्ट्रक्चर दिखा देते हैं ग्रेफाइट का, तब वहां से आपको समझने में आएगा।
ये देखिए ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या, ये जितना डॉट डॉट है ये सब क्या है, कार्बन है। तो एक कार्बन, यहाँ देखिए एक कार्बन, इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ, एक नीचे वाले कार्बन से। तो अलग अलग कितने, 3 कार्बन से जुड़े होते हैं। और इसी तरह से एक प्लेन के बाद दूसरा प्लेन, दूसरा प्लेन के बाद तीसरा प्लेन, इसी तरह से अलग अलग प्लेन में रहते हैं। तो ये बात बोला जाता है कि ग्रेफाइट के प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है। कितने कार्बन से जुड़ा होता है, 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है, और एक ही तल पे, ठीक है, एक ही तल पे। यहाँ दिखाया गया है कि ये कार्बन आपका किन किन कार्बनों से जुड़ा हुआ है। देखिए ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन यहाँ से, एक कार्बन यहाँ से, एक यहाँ से, तो 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। उसके बाद इसका दूसरा, अब दूसरे प्लेन में जाकर के एक कार्बन से जुड़ता है दूसरे प्लेन में, ठीक है, तो वो चीज है। अब 3 बंध बनाने के बाद इसका एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है, जिसकी संयोजकता पूर्ण करती है क्या है, दूसरे प्लेन में जाकर के, ठीक है। तो महत्वपूर्ण क्या है इसके इंपॉर्टेंस, अगर देखोगे ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट विद्युत का क्या है, एक अच्छा सुचालक है, ठीक। ग्रेफाइट क्या है, तो विद्युत का एक क्या है, अच्छा सुचालक है। सामान्यतः अधातु विद्युत के क्या होते हैं, ठीक है, सुचालक नहीं होते, यानी कुचालक होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए भी क्या है, वो अपवाद है, यानी कि वो विद्युत का क्या करता है, चालन करता है, ठीक। अगला है हम लोगों का हीरा, डायमंड। अगला हम लोगों का क्या है, हीरा है, यानी डायमंड है। तो डायमंड को देख लीजिए, हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। वो कितना से जुड़ा हुआ था, 3 से। ये कितना से जुड़ा हुआ है, 4 से। इसलिए ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। ये जो अपना स्ट्रक्चर बनाता है वो कैसा बनाता है, तो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। हिंदी में सर्च करने से ही आता है। चलिए, टेट्राहाइड्रल का मतलब होता है कि एक कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़े होंगे, ये टोटल 4, ठीक है। एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़े होंगे, 4। देखिए ये एक कार्बन है, ये देखिए कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। और इसका बनावट जो टेट्राहाइड्रल का होता है, मानिए एक यहाँ पे है, तो दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, तो चौथा यहाँ, इस तरह से टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनली होता है ये, ठीक। यानी एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होगा, 4 कार्बन से, ठीक है। हीरा अब तक का ज्ञात, हम लोग जितने भी तत्वों को अब तक जानते हैं उसमें सबसे कठोर पदार्थ कौन है, हीरा ही है, ठीक। यह विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। कुचालक का मतलब होता है इसमें करंट पास नहीं होता है। ये चमकीला होता है, लेकिन प्रकाश के किसके कारण चमकीला होता है, आपको पता होना चाहिए कि ये प्रकाश के किसके कारण हीरा चमकता है। ये आपका 10th क्लास में सवाल भी है, जब वहाँ पे जाकर के लाइट वाला चैप्टर सब पढ़ेंगे हम लोग, तो वहाँ देखेंगे क्या है, यहाँ पे विद्युत का कुचालक होगा। और अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ जो है वो कौन है, हीरा है। अगला है हमारा फ्लोरीन 60, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बकमिनिस्टर। ये क्या होता है, फुटबॉल जैसी संरचना होती है, इसमें बहुत सारा कार्बन इस तरह से क्या होता है, फुटबॉल जैसी संरचना बनाती है, यानी 60 कार्बन, और आपस में इस तरह से मिल मिल करके क्या करती है कि फुटबॉल जैसी संरचना बनाती है। तो फ्लोरीन 60 से 60 में कार्बन के 60 परमाणु होते हैं, और यह क्या है, फुटबॉल के समान गोलाकार संरचना में क्या व्यवस्थित रहता है। इसे बकमिनिस्टर फ्लोरीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बकमिनिस्टर फ्लोरीन कहते हैं, ठीक है। चलिए आज हम लोग
आगे जैसे कुछ है, जैसे ग्रेफाइट है, अपरूप में क्या है, संरचना परतदार या षटकोणीय होती है। विशेषता क्या, अच्छा विद्युत सुचालक है। हीरा थ्री आयामी यानी कि 3 डायमेंशनल होता है, यानी कि सबसे कठोर पदार्थ है। फ्लोरीन क्या है, गोलाकार यानी कि क्या है, फुटबॉल जैसी संरचना होती है, और ये कितने 60 परमाणुओं से बना होता है। ठीक है, अब जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वही बोले कार्बन के बॉन्ड, यानी यहाँ तक हम लोगों का कार्बन का जो परिचय है, यहाँ तक हमारा वो टॉपिक कंप्लीट हुआ, कार्बन का परिचय। अब जो हम लोगों का टॉपिक है वो कार्बन के बंधन, और ये आपको हम बता दिए कि 1 बंधन, 2 बंधन, 3 बंधन तक बना सकता है। ठीक है, तो वो भी हम लोगों को सीखना है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सभी चीज़ों को हम लोगों को क्या करना है, सीखना है। तो आज हम लोग अपना क्लास यहीं तक रखते हैं। पहले एक बार देख लीजिए कि आज क्या क्या हम लोग पढ़े, और आप उसको क्या कर सकते हैं, पॉज करके लिख सकते हैं। तो पहला जो हम लोगों का टॉपिक आज चला, किस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th कार्बन एवं उसके यौगिक। सबसे पहले हम लोग आज एक ही टॉपिक को पढ़े जिसका नाम है कार्बन का परिचय। तो उसमें देख लीजिए इन सभी पॉइंट्स को पढ़े, जिसमें कार्बन एक अधातु है, इसका रासायनिक प्रतीक C होता है, परमाणु संख्या 6 है, परमाणु द्रव्यमान 12 है, पृथ्वी पर जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है, और सभी कार्बनिक यौगिक का आधार कार्बन है। उसके बाद कार्बन के समस्थानिकों को देखे 12, 13 और 14, इसका विशेषता भी देखे, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक किसे कहते हैं इसको भी आपको समझा दिए। उसके बाद हम लोग कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना था, 2 और क्या था, 4 था। फिर हम लोग क्या देखे, उसके आगे कार्बन की संयुक्तता देखे, वैलेंसी देखे तो 4। ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, और कैसा आवरण बनाता है, तो सहसंयोजी आवरण बनाता है, ये भी हम लोग देख लिए। उसके बाद कार्बन की उपस्थिति, अकरेंस ऑफ कार्बन, कार्बन कहाँ पाया जाता है, तो भूपट्टी में कितना पाया जाता है, और किस किस रूप में पाया जाता है, ये भी हम लोग देख लिए। उसके बाद वायुमंडल में पाया जाता है तो कितना पाया जाता है, और मतलब कितना परसेंटेज और किस रूप में पाया जाता है, ये भी हम लोग देख लिए। उसके बाद कार्बन के अपरूप, 3 अपरूप, ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन। अपरूप किसे कहते हैं, इस चीज को भी देखे समझे, तो हम लोग यहाँ तक देख लिए। उसके बाद ग्रेफाइट के बारे में पढ़े, ग्रेफाइट कितना कार्बन से जुड़ा होता है, तो 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है। ग्रेफाइट कितने, 3 अन्य कार्बन से जुड़े होते हैं। ठीक है, और उसका एक क्या रहता है, क्या रहता है, एक बॉन्ड मुक्त रहता है। ठीक, आगे उसके बाद हीरा टेट्रा वैलेंसी होता है, तो 4 बॉन्ड 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ करके बनाता है, इसका स्ट्रक्चर त्रिआयामी होता है। और फ्लोरीन 60 परमाणुओं से मिलकर के बना है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, C60, और इसका सभी का हम लोग क्या देखें एक साथ, मतलब एक नोट्स में देख लिए। तो हम लोग आज यहीं तक पढ़े, कल हम लोग जो अपना नेक्स्ट क्लास जब भी होगा हम लोगों का, वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग कार्बन के बंधन पढ़ेंगे। कार्बन के बंधन को हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ लीजिए, वो हम लोगों का आगे देखना आसान हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, बाय।